और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश एजेंडा एट 9। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक संभावित त्रिपक्षीय रक्षा समझौते ने भारत समेत पूरे क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है। पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्री रजा हयात हर्राज ने कहा कि करीब 1 साल की बातचीत के बाद तीनों देशों ने एक ड्राफ्ट डिफेंस एग्रीमेंट तैयार कर लिया है। हर्राज के मुताबिक ये समझौता सऊदी अरब पाकिस्तान के पिछले साल हुए द्विपक्षीय रक्षा समझौते से अलग है और फिलहाल तीनों देश इस मसौदे पर विचार कर रहे हैं। हालांकि तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने साफ किया है कि बातचीत जरूर हुई है, लेकिन अभी तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। जानकारों का मानना है कि संभावित गठबंधन क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता, अविश्वास और बाहरी वर्चस्व के खिलाफ एक साझा सुरक्षा ढांचा बनाने की कोशिश है। और एक रिपोर्ट के अनुसार अगर तुर्की इस डिफेंस पैक्ट में शामिल होता है तो ये मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तो सऊदी अरब के पास आर्थिक ताकत है, पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता है और मानव संसाधन है। वहीं जबकि तुर्की की बात करें तो इनके पास सैन्य अनुभव और रक्षा मजबूत है। तो तीनों का साथ आना एक नए सुरक्षा समीकरण की ओर इशारा करता है। लेकिन सवाल भारत को लेकर भी है। तुर्की पहले ही पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा रहा है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या सैन्य सहयोग। ऐसे में सऊदी अरब, जिसके भारत से गहरे रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, इस गठबंधन को कितनी भारत विरोधी दिशा में जाने देगा, ये बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का गठबंधन भारत पाकिस्तान रिश्तों को और जटिल बना सकता है और क्षेत्रीय तनाव बढ़ा सकता है। फिलहाल बातचीत जारी है, लेकिन अगर ये समझौता जमीन पर उतरता है तो इसके असर दूरगामी हो सकते हैं। हालांकि अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट है, अभी कुछ भी समझौते को लेकर सामने नहीं आ रही है जानकारी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब ये समझौता होगा तो तीनों देश एकजुट होंगे और कुछ बातों को लेकर यहाँ पर सहमति बनेगी। हालांकि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की एक डील पहले भी हो चुकी है, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो वो दोनों देशों में से दोनों पर ही हमला माना जाएगा और ऐसे में जो कार्रवाई होगी वो दोनों देशों की तरफ से होगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ संगीत सिरोही जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और देवनाथ सर, सबसे पहले रिएक्शन मैं आपसे ही लेना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये समझौता जिसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है, हालांकि पूरा अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अगर ये डील होती है तो कितना असर होगा इन तीनों देशों पर और भारत पर? गीतू, तुर्की ठीक है, सऊदी अरेबिया ठीक है, पाकिस्तान भी ठीक है। देखो, ये समझना पड़ेगा कि ये समझौता इन तीनों देशों के बीच में किस तरह से हो रहा है। तुर्की पाकिस्तान को हथियार पिछले 40 साल से दे रहा है। तुर्की पाकिस्तान को हथियार पिछले 30 साल से दे रहा है। इसमें अभी जो तुर्की पाकिस्तान को हथियार दे रहा है कोई नई चीज नहीं है, चिंता की बात नहीं है। हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसको पूरा ब्यौरा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 2012 तक तो मैं खुद एयरफोर्स में था सर्विंग। तुर्की से पाकिस्तान को जो हथियार मिलते हैं 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले पूरा ब्यौरा हमारे पास रहता था। कमर्शियल एंगल है। इसमें ऐसा नहीं है कि तुर्की भारत के ऊपर हमला करना चाहता है। ये तो पर्सपेक्टिव में बताता हूं। भारत भी तो कई देशों को हथियार बेच रहा है ना। हम भी तो वियतनाम को शायद ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत, वियतनाम ने कहां पे इस्तेमाल करना है उस ब्रह्मोस का। फिलीपींस को हम बेच चुके हैं ब्रह्मोस जी। जाहिर बात है फिलीपींस ने हमारे ब्रह्मोस को इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना है, अगर किया तो। वियतनाम को हम ब्रह्मोस बेचने जा रहे हैं। वियतनाम ने उस ब्रह्मोस का इस्तेमाल किसके खिलाफ करना है? चीन के खिलाफ। तो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि हम चीन पर हमला कर रहे हैं। तो तुर्की, वैसे मैं बताता हूं, एयरफोर्स में था तो इसलिए बता ही देता हूं। 1965 में भी, 1971 में भी तुर्की ने अपनी एयरफोर्स को कराची में भेजा था। उनके F-86 सेबर जेट आए थे, डिप्लॉय हुए थे फॉर एयर डिफेंस ऑफ कराची। इससे भारत को कोई खास चिंता होती नहीं है, अभी भी नहीं है। पाकिस्तान एंड सऊदी की बात कर रहा हूं। सऊदी बहुत हेल्प करता है फाइनेंशियल एंगल से पाकिस्तान को, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर।
इसमें से काफी सारा हिस्सा है पाकिस्तान की फौज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। और ये अभी की बात नहीं है, ये हम नोट कर रहे हैं पिछले 20 साल से 10 साल से। तो ऐसी कोई खास एंगल नहीं है। ये सोचना कि सऊदी पाकिस्तान से हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ कुछ कर रहा है फौजी तौर पर, ये असंभव है। हमारे रिश्ते सऊदी के साथ दूसरे तरह के हैं, एकदम प्रोफेशनल, एकदम कूटनीतिक और राजनीतिक, बहुत ही हेल्दी। बिल्कुल, यानी चाहे भारत पर आप सऊदी कह के रहे हैं इससे किंग ज्यादा या असर नहीं प्रिंस पड़ेगा। अगर ये डील हो भी जाती तीनों देशों के बीच तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे साथ कर्नल संगीत सिरोही जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पहले तो ये कि जरूरत क्या आन पड़ी इस डील के लिए और इस डील में हम क्या क्या देख सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ संभावनाएं हैं कि ये डील होगी जिस पर काम हो रहा है, सहमति बनेगी नहीं बनेगी या आगे की बात है। देखिए गीतू जी, जैसे कि ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया है कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले भी अच्छे थे। सऊदी अरेबिया उनकी मदद करता रहा, पाकिस्तान की फौज वहां पे जाके काम भी करती रही। तो नई चीज नहीं, सिर्फ जो सितंबर में जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसको सिर्फ फॉर्मलाइज किया गया है। तो जहां तक सऊदी अरेबिया का सवाल है, तो और सऊदी अरेबिया की हमको इतना घबराना नहीं है कि सऊदी अरेबिया के पास सिवाय पैसे के अलावा बाकी सैन्य शक्ति इतनी नहीं है कि जो भारत को चैलेंज कर सके या भारत के लिए कोई खतरा बन सके। तो वो उसके लिए तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। अब सवाल रहा तुर्की का। तुर्की हमेशा ही पाकिस्तान की मदद करता रहा है, चाहे वो हथियारों के मामले में हो, चाहे वो यूएन में जाके जो है कोई ना कोई कश्मीर का मुद्दा उठाना हो, तो ये तुर्की की है। जब हमारा जो ये G23 हुआ तो उस समय भी जो श्रीनगर में हमने जो कार्यक्रम किए थे उसमें भी बाइकआउट किया था तुर्की ने। तो तुर्की का तो हमेशा, क्योंकि उनका रिलीजन एंगल है, वो सोचते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और दोनों देश जो है सुन्नी है, तो वो एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो उसके लिए भी कोई इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। और दूसरी चीज जो है, अगर तुर्की कुछ ना कुछ करता है, हथियार पाकिस्तान को देता है, तो हम अर्मेनिया को हथियार देते हैं, जो कि जिसकी तुर्की के साथ हालात ठीक नहीं है। हमारे साइप्रस के साथ अच्छे ताल्लुकात है, हमारे ग्रीस के साथ अच्छे ताल्लुकात है। तो जिस तरीके से तुर्की हमको घेरने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू, उसी तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल पे हम अपने ग्रीस, साइप्रस और अर्मेनिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उसकी वजह से भी तुर्की को थोड़ी परेशानी है। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली है गीतू जी, वो ये है कि तुर्की एक नाटो का मेंबर है जी। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि ये तीनों कंट्री सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की तीनों इकट्ठे मिल जाते हैं और इनके बीच में एक डिफेंस पैक्ट होता है कि एक के ऊपर हमला सबके ऊपर हमला माना जाएगा, तो उस केस में अगर तुर्की हमारे ऊपर हमला करता है और हम तुर्की के ऊपर हमला करते हैं, तो उस टाइम जो है तुर्की, क्योंकि नाटो का मेंबर है, उस समय हमको परेशानी हो सकती है। तो उसको हमको थोड़ा मद्देनजर में रखना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया, इसमें कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। तुर्की के पास बिल्कुल, जो है, लेकिन यहाँ पर सिरोही सर ये भी देखिए कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर था और लगातार तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ऐसे में भारत ने तुर्की को जवाब दे दिया है कि अगर भारत से आप पंगा लोगे तो क्या होगा। एक तरह से बॉयकॉट पूरी तरह से तुर्की का कर दिया गया था उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल गीतू जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और तुर्की की इतनी हालत नहीं है कि भारत से क्या, इतने टूरिस्ट जो जाते हैं सब टूरिस्ट ने तुर्की का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद तुर्की ने जो ड्रोन्स दिए वो कोई कामयाब नहीं हुए। तुर्की ने तो बल्कि ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए अपने आदमी भी भेजे, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने जो है हवाई जहाज, वो पानी का जहाज भी भेजा, कराची पोर्ट पे खड़ा किया, नेवी का कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये जो तुर्की ने किया ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर टाइम में, उसके ऊपर भारत की क्षमता में या भारत की इफेक्टिवनेस में, मिलिट्री कैपेबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ा, ना आने वाले समय में पड़ेगा। क्योंकि भारत हर मौके के लिए अब धीरे धीरे तैयार होता जा रहा है। और जैसा कि हमारे आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और आर्मी ने परेड में भी कहा है कि भारत अब हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत के आर्म फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल भारत पर असर नहीं पड़ रहा है, ये माना जाए देवनाथ सर। लेकिन हम इन तीनों देशों को कैसे देखते हैं? अगर ये तीनों समझौता करते भी हैं तो इन्हें किस तरह का फायदा हो सकता है, ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखो गीतू जी, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बात करूंगा पहले। क्या सऊदी की नेवी इंडियन नेवी के साथ मुकाबला कर सकती है? चांस ही नहीं है। क्या सऊदी की एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के ऊपर हमला कर सकती है? चांस ही नहीं है।
सऊदी की जो एयरफोर्स है उसमें 100% अमेरिकन फाइटर बॉम्बर विमान है। और अमेरिका कभी भी सऊदी के जो एयरफोर्स के यूएस निर्मित अमेरिका निर्मित फाइटर विमान है उनका इस्तेमाल सऊदी की राजशाही को परमिट नहीं करेगा भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए। क्या सऊदी की आर्मी इंडिया पर हमला कर सकती है? सवाल ही नहीं है। दोनों आर्मीज में बहुत अच्छी दोस्ती है। दोनों आर्मी, हमारे आर्मी ऑफिसर्स सऊदी अरेबिया में जाते हैं, सऊदी ऑफिसर्स इंडिया में आके ट्रेनिंग करते हैं। और कई सारे दुनिया में जॉइंट एक्सरसाइज हैं जहां सऊदी आर्मी के कंटिजेंट और इंडियन आर्मी के कंटिजेंट एक साथ एक्सरसाइज करते हैं। इसमें कोई दुश्मनी वाला एंगल है ही नहीं। सऊदी के साथ मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ दो सुन्नी देश हैं, हाथ में ले लिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सऊदी फंडिंग करेगा पाकिस्तान की, और फंडिंग करेगा पाकिस्तान की, और फंडिंग करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जी। और कश्मीर मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे सर? कश्मीर पर भी क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है पीओके की अगर हम बात करें तो? हाँ देखो, सऊदी जो है सुन्नी देश है और पाकिस्तान सुन्नी देश है, तो कश्मीर के मामले में जो दुनिया के जितने मुस्लिम देश हैं, मैं बता रहा हूं, दुनिया में अगर 57 मुस्लिम देश हैं, कश्मीर के मामले में ये सारे जितने 57 मुस्लिम देश हैं, ये या तो भारत के साथ न्यूट्रल हैं, यानी कोई बयानबाजी नहीं करते हैं, या एक दो देश हैं जो कि कश्मीर के मामले में कश्मीर के लोगों के साथ में है। तो सऊदी अरेबिया हमेशा से जब किंग ऑफ सऊदी थे, अब वो वृद्ध हो गए हैं, और अभी मोहम्मद बिन सुल्तान है प्रिंस पावर में, वो भी कश्मीर के बारे में कोई विवादास्पद बयान देना नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत और सऊदी का रिश्ता इतना बृहद है कि छोटे सी इरिटेंट या छोटे से कांटे कश्मीर को बीच में लाके वो गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं। सऊदी का भारत से जो रिश्ता है वो एकदम विभिन्न है। डिप्लोमेटिक लेवल पर, कूटनीतिक लेवल, व्यवसाय लेवल पर लाखों भारतीय सऊदी में काम करते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं कि देखो, मैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं जी। इसमें सऊदी का भारत के प्रति कोई दुश्मनी का एंगल है ही नहीं। इसी तरह तुर्की है। क्या तुर्की की आर्मी भारत पर हमला करेगी? नहीं। क्या तुर्की की नेवी भारत पर हमला करेगी? यानी कि सऊदी अरब और तुर्की से भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है सिरोही सर कि यहाँ पर पाकिस्तान की सोच कुछ और काम कर रही हो, वो कुछ और सोच रहा हो कि अगर मुझे इनका सहयोग मिलता है और भारत के साथ कुछ होता है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की भी बात सामने आ रही है, तो पाकिस्तान डरा हुआ हो सकता है, बल्कि डरा हुआ ही है, जिसके चलते वो बाकी देशों की सहायता ले रहा है और इस पैक्ट को साइन करना चाहता है। देखिए गीतू जी, इसका एक और जो एंगल है उसको भी हमको समझना जरूरी है। जब भी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का किसी के साथ भी जब पैक्ट होता है तो हम ये सोचते हैं कि पैक्ट हमारे खिलाफ है। लेकिन अगर आप देखिए सऊदी अरेबिया का और जो पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ था सितंबर में, उसका कारण, जो मेन कारण वो था कि ईरान ने जो है इजराइल ने जो है कतर के ऊपर जो है फायर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से कतर में जो हमास के लोग थे वो मारे गए थे। तब से जो है जितनी ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, तब को ये डर है कि या तो इजराइल उनके ऊपर हमला कर सकता है या ईरान हमला कर सकता है। तो ये जो ट्रायंगुलर पैक्ट बन रहा है तुर्की का, सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का, ये भारत के खिलाफ कम है, बल्कि ये ईरान के और इजराइल के खिलाफ ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम देशों में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और वो एक बहुत बड़ा डिटरेंस है। तो अगर इजराइल ये सोचता है कि मैं, या ईरान सोचता है कि मैं सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करूंगा, या इजराइल सोचता है मैं तुर्की के ऊपर हमला करूंगा, तो उस केस में जो है जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन हैं वो एक बहुत बड़ा डिटरेंस है, और ये देश जो है हमला करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि इनके पास ना ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ना तुर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इजराइल के पास भी है कि नहीं है, उसका भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का पैक्ट हो रहा है, तो उसको हमको भारत के खिलाफ ना देख के मिडिल ईस्ट में जो जिस तरीके से
एक इंस्टेबिलिटी है, किसी को नहीं पता कब ईरान के ऊपर हमला हो जाएगा, कब इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। और ईरान ने ऑलरेडी जो है, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उनको ऑलरेडी चेतावनी दे दी है कि अगर हमारे ऊपर अमेरिका हमला करता है तो जितने अमेरिकन बेसिस हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, चाहे कतर में हो, चाहे बहरीन में हो, चाहे जोबाटी में हो, इन सब के ऊपर ईरान हमला करेगा। तो इसलिए ये पैक्ट, मुझे लगता है ये पैक्ट ज्यादा जो है मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी और मिडिल ईस्ट में ईरान को और इजराइल को डराने के लिए, ना कि भारत को, क्योंकि बिल्कुल, यानी भारत इस भारत को पैक्ट से किसी भारत के तरीके ऊपर का डर नहीं है, किसी तरीके का असर भारत पे पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भारत पूरी तरह से सक्षम है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।